चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गरीबी हटाओ नारा सिर्फ एक छलावा था। कांग्रेस ने गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें लूटने का काम किया और सालों तक जनता को गुमराह किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 8 साल तक जीएसटी के जरिए लोगों को लूटा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इंदौर के दूषित पानी के मामले को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह कौन कह रहा है कि उनकी बात नहीं चली। अगर सच में उनकी नहीं चली तो फिर वे पद पर रहते हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जनता को गंदा पानी मिल रहा था तो वे पद छोड़कर आम लोगों के बीच क्यों नहीं पहुंचे और उनकी तकलीफ क्यों नहीं समझी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का केंद्र बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप पीने से लोगों की मौत हो रही है, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों को चूहे काट रहे हैं और अब सीवर मिला पानी पीने से लोगों की जान जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जब जब गरीब मरते हैं प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह चुप रहते हैं। टीएमसी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता के हक के लिए लड़ाई जारी रखेगी और किसी भी दुष्ट ताकत के सामने झुकने वाली नहीं है। विधानसभा के पूर्व सदस्य संगीत सोम ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के मुद्दे पर शाहरुख खान को गद्दार कहा। भाजपा नेता ने कहा कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और दूसरी तरफ वहां के क्रिकेटरों को खरीदा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब हो गई है और देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित दिल्ली रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार शाम को राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और सम्राट चौधरी से मुंबई में प्रचार करवाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने इसे भाजपा की साजिश बताया और कहा कि बीजेपी मराठी लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब वह खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका फोकस अब चुनाव लड़वाने पर होगा ताकि 2027 में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की जा सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा कि जल जीवन मिशन का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार दूषित पानी से हो रही मौतों पर चुप क्यों है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी और श्रीराम की तुलना नहीं की है। रामभद्राचार्य पर हमला बोलते हुए पटोले ने कहा कि वह देख ही नहीं पाते कि राहुल गांधी जमीन पर रहकर क्या काम कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए वियतनाम गए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक छुट्टियों से लौटते ही वह मनरेगा बचाओ अभियान की रैलियों में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के मामले पर कहा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान की बातें करने वाले प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर भी हमेशा की तरह खामोश हैं। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुलकर कह रही हैं कि अमित शाह को बंगाल में घुसने नहीं देंगी। अब देखना होगा आगे क्या होता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा कि जब लोग गंदा पानी पीकर मर रहे थे तब इलाके का बीजेपी पार्षद झूला झूल रहा था। उन्होंने कहा कि इन मौतों पर जब मंत्री विजय वर्गीय से सवाल किया गया तो उन्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई मौतों को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि लोग काफी समय से गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत कर रहे थे, फिर भी किसी ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी। उन्होंने सवाल उठाया कि सीवर का पानी पीने के पानी में आखिर कैसे मिला और समय रहते पानी की सप्लाई बंद क्यों नहीं की गई। राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई आखिर कब होगी। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए उसे गुंडों की पार्टी बताया है। उन्होंने अजित पवार गुट पर भी निशाना साधा और कहा कि नैतिकता छोड़कर अपराधियों के सहारे चुनाव लड़े जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे आंदोलन होने चाहिए ताकि लोगों की आवाज सुनी जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने को बीजेपी सरकार की आर्थिक नाकामी बताया। उन्होंने कहा कि रुपये की ऐतिहासिक गिरावट से साफ है कि सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर जो आंकड़े और दावे कर रही है वे झूठे और मनगढ़ंत हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार दिल्ली का प्रदूषण उस जानलेवा स्तर तक नहीं पहुंचा जैसा पहले देखा गया था।
बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल लगातार चुनाव हारते हैं और फिर बिना किसी आधार के वोट चोरी जैसे आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के संरक्षण में पूरे राज्य में जंगल राज फल फूल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार जनहित में कोई काम नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं लागू कर रही है। शुक्रवार को चांदी की कीमत में एक बार फिर जोरदार तेजी देखने को मिली। कमोडिटी बाजार खुलते ही चांदी की कीमत में प्रति किलो 4,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। उन्होंने साफ कहा कि कोई हमें यह नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है। जयशंकर ने कहा कि जो देश आतंक को पालते हैं उनसे अच्छे रिश्ते नहीं हो सकते और आतंकवाद तथा जल समझौता साथ साथ नहीं चल सकते। दिल्ली सरकार ने शिक्षकों से कुत्ते गिनवाने के आरोप को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। गृह और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश की है, जिस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। केजरीवाल ने सवाल उठाया था कि शिक्षक पढ़ाएं या कुत्ते गिने, जबकि सूद ने कहा कि संबंधित सर्कुलर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधवा उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत विधवाओं को बैंकों के जरिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस विपक्ष में बैठी नजर आएगी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से 58 लाख नामों का हटना बड़े बदलाव का संकेत है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि नौकरियां लगातार घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ठप पड़ी हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे की ओर धकेला जा रहा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत करना मोदी सरकार की असली परीक्षा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली NCR और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और तेज जेट स्ट्रीम की वजह से दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड, घना कोहरा और शीतलहर बनी रह सकती है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अब कमजोर हो चुकी है और जब जब वह कमजोर होती है तब और ज्यादा सांप्रदायिक हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। साइबर क्राइम और धोखाधड़ी लगातार बढ़ रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार पीडीए को आरक्षण नहीं देना चाहती और नौकरियों की लूट मची हुई है। उनका आरोप है कि सरकार ने पीडीए की 30,000 नौकरियां छीन ली हैं। दिसंबर महीने में यूपीआई के जरिए रिकॉर्ड लेन देन हुआ। इस महीने यूपीआई से 27.97 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ और कुल 21.63 अरब सौदे किए गए। इससे साफ है कि डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। शाहरुख खान को आतंकवादी कहे जाने पर मौलाना रजवी ने उनका बचाव किया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को आतंकवादी कहना बिल्कुल गलत है और इस तरह के बयान समाज में नफरत फैलाते हैं। त्रिपुरा के एक छात्र की देहरादून में हुई मौत के मामले पर बीजेपी नेता तेमजेन इमना अलोंग ने कहा कि हम खुद को किसी भी तरह से चाइनीज नहीं मानते और न ही हम मोमो हैं। मोमो एक डिश है, खाने की चीज है और बहुत अच्छी डिश है। लोगों को इसे खाना चाहिए, लेकिन इंसानों को खाने की चीज के नाम से पुकारना और उन्हें पराया समझना पूरी तरह गलत है। BSNL ने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई यानी वाईफाई कॉलिंग सर्विस शुरू कर दी है। यह सुविधा 1 जनवरी से सभी टेलीकॉम सर्कल्स में उपलब्ध हो गई है। इस नई सर्विस के लिए ग्राहकों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। इसके जरिए ग्राहक किसी भी वाईफाई नेटवर्क पर कॉल कर सकेंगे और कॉल रिसीव भी कर पाएंगे। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी दी है। दोनों देशों ने उन ठिकानों की लिस्ट शेयर की है जहां उनके परमाणु हथियार रखे जाते हैं। यह परंपरा पिछले 35 साल से निभाई जा रही है। आज से 10 कंपनियों की गाड़ियां महंगी हो गई हैं। इन कंपनियों ने कीमतों में 6% तक की बढ़ोतरी की है। इनमें हुंडई, मर्सिडीज बेंज, JSW, MG, निसान, रेनो, BYD, होंडा, BMW, एथर और BMW मोटरराड शामिल हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को बताना चाहता हूं कि वे सफल नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कीमत पर मुस्तफिजुर रहमान को यहां खेलने नहीं देंगे और रहमान एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा। संगीत सोम ने शाहरुख खान जैसे लोगों को गद्दार बताते हुए कहा कि ये लोग खिलाड़ियों पर पैसे लगा रहे हैं। इंदौर में पानी से हुई मौतों को लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये लोग साफ पानी तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं।
कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से किए जाने पर जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग खुद को भगवान समझने लगे हैं। देवकीनंदन ठाकुर के शाहरुख खान पर दिए गए बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटरों को हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। 1 जनवरी से सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में 2 से 3 रुपए तक की कमी हो सकती है, जिससे आम लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल पर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब लोग अपने घरों के नक्शे ऑनलाइन पास करा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से लोग ऑनलाइन आवेदन करके खुद ही नक्शा पास करा पाएंगे। हाल ही में डेमोक्रेट नेता जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में शपथ ली है। शपथ के दौरान उन्होंने 2 कुरान पर हाथ रखकर पद की शपथ ली।